सर आज पढ़ना है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। मैंने आपको बेड डेट्स अभी रिवाइज करवा दिया बेटा, जितना लास्ट क्लास में पढ़ के गए थे। अब बेटा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स सुन लो। सर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्या है? इट इज एन एस्टिमेटेड एक्सपेंस, it is an estimated expense that the debtor might not pay, their due amount. सर बेड डेट्स में क्या पड़ा? 100% कंफर्म हो चुका है कि डेटर पैसे नहीं देगा और मेरा एक्चुअल एक्सपेंस था बेटा वो। प्रोविजन में क्या वर्ड लिखा चेक करो, एस्टिमेट है बेटा ये मेरा, और डेटर माइट नॉट पे का मतलब क्या है? सर या तो डेटर पैसे देगा या नहीं देगा, इट्स नॉट कंफर्म अभी, ये मेरा एस्टिमेट है। सर आप क्यों एस्टिमेटेड एक्सपेंस बुक्स में बुक कर रहे हैं? हमें तो बुक नहीं करना चाहिए। तो बेटा आपको याद होगा मैंने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। प्रूडेंस क्या कहता है भाई? आज अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस आने वाला है, फ्यूचर में अगर कोई लॉस आने वाला है तो उसको आज रिकॉर्ड करो, लेकिन अगर फ्यूचर में गेन आ रहा है, फ्यूचर में गेन आने वाला है, उसको आज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देता। तो क्योंकि प्रूडेंस कहता है कि आगे एक लॉस आने वाला है तो उसकी आज से प्रोविजनिंग करो, उसको आज रिकॉर्ड करो, तभी उसको अपनी बुक्स में आज रिकॉर्ड करूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रूडेंस के कहने पर। अच्छा सर अब ये आप बताएं बिजनेस को पता कैसे चलेगा यार कि डेटर पैसे देगा या नहीं? एक एग्जांपल, एक रफ आइडिया देता हूं बेटा। लेट सपोज एक मिस्टर ए है बेटा, एक है मिस्टर ए बेटा, कोई 10 कंपनीज हैं हम इंक्लूडिंग मी। बी ने भी ए को उधार पे माल बेचा है, सी ने भी बेचा है, डी ने भी बेचा है, ई ने भी बेचा है बेटा, एफ ने भी बेचा है, जी ने भी बेचा है, मैंने भी बेचा है बेटा माल। हम सब ने उधार माल बेचा है ए को, और ए ने ये वादा किया था कि 2 महीने बाद आपके पैसे दे दूंगा। आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं, जब ए से पैसे मांगने जा रहा हूं तो मार्केट में पता चल गया बेटा, मार्केट में ये न्यूज फैली है कि ए ने बी को बोल दिया पैसे नहीं दूंगा, सी को बोल दिया डी ई एफ। ये तकरीबन समझ ले 5 कंपनीज को ए ने कह दिया है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता। ना अभी तक मुझे कुछ कहा है, ना मिस्टर जी को कुछ कहा है। सर मेरा फुप्पी का लड़का तो है नहीं कि मुझे पैसे देगा बाकियों को नहीं देगा, हम सब एक बराबर हैं। यहां से कंपनी ये सोच सकती है अगर बी सी डी ई एफ को पैसे नहीं मिले शायद मुझे भी पैसे ना मिले। अभी तक मिस्टर ए ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मिस्टर ए अगर कह दे पैसे नहीं है, मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूं, तो फिर मैं प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बेड डेट्स रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन आज मुझे मिस्टर ए ने कुछ नहीं कहा, मुझे मार्केट से पता चला कि 50% तो डिफॉल्ट हो गया है मिस्टर ए, क्योंकि इनको मना कर दिया है। 10 कंपनी में से 5 को मना कर दिया है, हो सकता है मुझे भी मना कर दे आगे जाकर। तो आज से ही बेटा मैं प्रूडेंस के कहने पर प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा कि फ्यूचर में हो सकता है कि ये एक्चुअल में डिफॉल्ट कर जाए। बेड डेट्स क्या है? एक्चुअल एक्सपेंस। प्रोविजन क्या है बेटा? एस्टिमेटेड एक्सपेंस। कंफर्म नहीं है बिजनेस को कि पैसे मिलेंगे या नहीं। जब कंफर्म नहीं है तो रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्रूडेंस कहता है फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है उसको आज रिकॉर्ड करें। अच्छा अब आओ बेटा कैलकुलेशन फॉर्मेट की बात करते हैं। मैं अभी प्रोविजन की एंट्री नहीं बताई मैंने, मैं अभी बताऊंगा प्रोविजन की एंट्री। पहले आपको कैलकुलेशन फॉर्मेट सिखा दूं। सर आपके एग्जाम में इसका सवाल कैसे आएगा? आपके एग्जाम में इसका सवाल कैसे आएगा? एमसीक्यू कैसे सेट हो सकता है बेटा? सिंपल सा, पहले तो बेड डेट्स की एंट्री पूछ सकता है बेटा आपसे एमसीक्यू में। बेड डेट्स की एंट्री बनाना बता दो कौन सी एंट्री है, तो हमने सीख लिया बेटा लास्ट क्लास में, आज रिवाइज भी किया। दूसरा हमें ये बोल सकता है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की एंट्री बना दो, जो भी पढ़ेंगे बेटा। तीसरा वो ये बोलेगा कैलकुलेट प्रोविजन अमाउंट, कैलकुलेट प्रोविजन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट। एक तो ये पूछ सकता है बताओ एमसीक्यू में बेटा, बताओ इनकम स्टेटमेंट में प्रोविजन की क्या वैल्यू रिकॉर्ड करोगे। तो अभी बेटा सीखते हैं कैलकुलेशन फॉर्मेट से। दूसरा बेटा बोलेगा बताओ प्रोविजन की वैल्यू एसओएफपी में क्या रिकॉर्ड करेंगे।
इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू क्या रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन में, और एसओएफपी में क्या वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं बेटा, जब मैंने पढ़ाया था आपको बताया था। कैलकुलेशन फॉर्मेट सुन लो बेटा। सर मैं स्टार्ट करता हूं ग्रॉस डेटर से। अब बेटा एग्जाम में ये फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे क्योंकि एमसीक्यू है। मैं भी सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं तो ये फॉर्मेट बना रहा हूं। सर ग्रॉस डेटर्स सबसे पहले हम क्या लेस करते हैं बेटा, बेड डेट्स। क्यों सर, ये वो अमाउंट है जो कंफर्म मेरे डेटर से नहीं मिलेगी। यानी सर ये जो नेट डेटर्स आया है ये वो अमाउंट है जो मुझे मेरे डेटर से मिलेगी। इस पे लगाऊंगा बेटा प्रोविजन का रेट। मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो प्रोविजन की आएगी बेटा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। अभी एक एग्जांपल से करवाऊंगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। यहां से जो आंसर आएगा वो होगा रिकवरेबल अमाउंट। अब बेटा इसको समझो, क्यों पहले बेड डेट को लेस किया और ये प्रोविजन का रेट क्या है। बेटा हमेशा एग्जामिनर प्रोविजन की परसेंटेज देता है। नॉर्मली जब कंपनीज बेटा प्रोविजन रिकॉर्ड करती हैं तो वो भी परसेंटेज रिकॉर्ड करती हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, प्रोविजन एस्टिमेट है बेटा, एस्टिमेट है तो कंपनी परसेंटेज एस्टिमेट कर सकती है ना, अमाउंट तो एस्टिमेट नहीं कर सकती कि भाई 5,000 ही नहीं मिलेंगे। इसलिए इट्स अ सेफ गैस के परसेंटेज कंपनी यूज करें। नॉर्मली हर कंपनी प्रोविजन का परसेंटेज ही यूज करती है, कभी भी अमाउंट डिसाइड नहीं करती प्रोविजन की, परसेंटेज। कि लेट्स सपोज 1 लाख का अगर हमने उधार दिया है, शायद 5% पैसे ना मिले, शायद 6% पैसे ना मिले, शायद 10% पैसे ना मिले, तो ये बेटा एस्टिमेटेड एक्सपेंस है, एस्टिमेट है, इसीलिए प्रोविजन का रेट देगा। बेड डेट्स में अमाउंट इसलिए दी हुई होती है कि ये तो कंफर्म है ना कि पैसे नहीं मिलेंगे। मेरे डेटर ने क्लियर कट बोल दिया पैसे नहीं दूंगा। जब क्लियर कट बोल दिया है बेटा पैसे नहीं दूंगा तो एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी। अच्छा सर मैं एक एग्जांपल अज्यूम करता हूं, मैं एक एग्जांपल यहां अज्यूम करता हूं बेटा, देखना। सर लेट्स सपोज मेरा ग्रॉस डेटर्स था 100,000, मेरा ग्रॉस डेटर्स था 100,000, इसमें से 10,000 मुझे क्लियर कट बोल दिया है भाई बेड डेट्स है, 10,000 क्लियर कट बोल दिया है बेड डेट्स है। मैंने 10,000 माइनस किया, मेरे पास जो नेट रिसीवेबल्स आया या नेट डेटर्स जो आया बेटा वो आया 90,000। फॉर्मेट के हिसाब से हमें क्या करना है बेटा, 90,000 पे परसेंटेज लगाना है। लेट्स सपोज 5% बेटा, परसेंटेज 4500 बेटा। और अब निकाल लो जरा ये कितनी अमाउंट बनती है दोस्त, 85,500। ये है बेटा मेरी रिकवरेबल अमाउंट। सुनना, शुरुआत में डेटर को 100,000 का उधार दिया, एंड में मिल कितने रहे देखो 85,500। ये भी पूछ सकता है कि बताओ डेटर को एंड में कितने पैसे मिल रहे हैं, कंपनी को एंड में डेटर से कितने पैसे मिल रहे हैं, तो कितने पैसे मिल सकते हैं बेटा 85,500। अब ये लॉजिक सुनो कि क्यों बेड डेट्स को लेस कर रहा हूं। आप पहले प्रोविजन का रेट भी तो लगा सकते थे, पहले लेस क्यों किया। बेटा मुझे एक बात बताओ, प्रोविजन का मतलब क्या है, एस्टिमेट। शायद पैसे मिले शायद पैसे ना मिले, माइट नॉट पे का क्या मतलब है, शायद पैसे ना मिले। बेटा ये बेड डेट्स तो कंफर्म है ना कि पैसे नहीं आएंगे, तो आपका रिसीवेबल ऑटोमेटिकली कम होगा। हमने एंट्री क्या बनाई थी लास्ट क्लास में, बेड डेट डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। डेटर को कम कर रहा हूं बेटा, डेटर को जब कम कर रहे हो तो यहां डेटर से कम करोगे ना, 100,000 में से 10,000 के अगर कंफर्म अमाउंट है कि नहीं मिलेगी तो 10,000 माइनस करके कितना पैसा ऐसा है जो मिल सकता है, सर शायद 90,000 मिल जाए। अब कंपनी ने क्या सोचा है, 100,000 का उधार दिया था, 10,000 का बेटा बेड डेट्स हुआ है जो कि कंफर्म है कि पैसे नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, तो 90,000 ऐसे हैं जो आ सकते हैं पैसे। उसके बाद बेटा कंपनी को ये लगा 5% इसमें से शायद डेटर डिफॉल्ट कर दे, तो 90,000 में से 5% लगा के मैंने कितना प्रोविजन निकाला बेटा 4,500। बेटा मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, उससे आराम से समझ आएगा बेटा what amount is to be recorded in income statement and what amount is to be recorded in SOFP। सर आपको 2010 में बताया है ग्रॉस डेटर्स है बेटा, यही एग्जांपल लेते हैं बेटा ताकि दोबारा ना करना पड़े। 100,000 ये 2010 की वर्किंग थी बेटा। बेड डेट्स था दोस्त इस साल कितना था देखो 10,000, 3 साल की वर्किंग बना लेते हैं ताकि एग्जैक्टली क्लियर हो बेटा आप लोग। इसके बाद यहाँ पे हो गया बेटा 1,25,000, बेड डेट्स था लेट सपोज 7,000 बेटा। यहाँ पे बेटा डेटर्स हो गए मेरे 90,000 और मेरा बेड डेट्स है बेटा लेट सपोज 4,000।
इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एट 5%। सुनना बेटा, ये प्योरली एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूं, सुन लें यहां पे। सर इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एट 5% पर एनम। एमसीक्यू में किस तरह करना है वो भी बताऊंगा, अभी सिर्फ प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा। एमसीक्यू में इतना करने जाओगे ना तो 1 घंटे में एक ही एमसीक्यू होगा दोस्त। ये सिर्फ अभी आपको लॉजिक दे रहा हूं, आपने फिर कैलकुलेटर पे ठक ठक करना है। डेटर माइनस बेड डेट्स किया, जो आंसर आया उस पर प्रोविजन निकाला, प्रोविजन का रेट लगाया, डायरेक्ट प्रोविजन की अमाउंट आ जाएगी। अब आओ जरा, 2010 की बेटा मैंने ये वर्किंग यहां कर ली है, 2010 की मैंने यहां वर्किंग कर ली है। 2010 का अभी एक और पार्ट रहता है, मैं अभी नहीं कर रहा, पहले 2011 करते हैं। आओ जरा, हाँ भाई क्या पढ़ा था? ग्रॉस डेटर्स पे बेटा लगाऊं, ग्रॉस डेटर्स 1,25,000 है, चेक कर लो। 2011 में ये रहा। पहले लेस क्या करता हूं सर? बेड डेट्स। कितना है बेड डेट्स? चेक करो बेटा, 7,000 करो दोस्त, माइनस नेट कितना आ रहा है? 1,18,000। इस पे क्या लगाऊंगा? प्रोविजन का रेट। प्रोविजन का रेट सेम है बेटा, 5% ही है। जरा निकालें प्रोविजन कितना आ रहा है दोस्त, निकालो दोस्त। 5,900। बताओ रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ रही है? 1,12,100। अब बेटा सुनना क्लास, अगर आपको ये डिसाइड करना है ना बेटा कि व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट, ये देखें मैं यहाँ रिक्वायरमेंट लिखता हूँ, एमसीक्यू आपको ये दिया है बेटा, बोलता है 2011 में बताओ व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट। बहुत गौर से सुनना बेटा, बहुत गौर से सुनना। व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट। मैं इनकम स्टेटमेंट में क्या अमाउंट रिकॉर्ड करूं प्रोविजन की? बेटा अगर मैं ये 5,900 रिकॉर्ड करता हूं तो ये गलत है। इनकम स्टेटमेंट में ये वाली वैल्यू नहीं जाएगी बेटा। आप हमेशा याद रखना बेटा, जब भी कंपनी प्रोविजन की कैलकुलेशन करती है, इस कैलकुलेशन के एग्जैक्ट बाद उसको एक प्रोविजन एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सर ये प्रोविजन एडजस्टमेंट क्या है? बेटा करंट एस्टिमेट को कंपेयर करते हैं प्रीवियस एस्टिमेट से। करंट एस्टिमेट का क्या मतलब है? दिस ईयर्स प्रोविजन, इस साल का प्रोविजन बेटा। इस साल के प्रोविजन को मैं किससे कंपेयर करूंगा? प्रीवियस एस्टिमेट विच इज लास्ट ईयर्स प्रोविजन। सर नहीं समझ आया बेटा, आप समझ आएगा। 2011 की अगर वर्किंग कर रहा हूं तो करंट एस्टिमेट यानी 2011 का प्रोविजन, और प्रीवियस एस्टिमेट का मतलब लास्ट ईयर प्रोविजन का मतलब 2010 का प्रोविजन। बेटा मुझे एक बात बता दो, इस दफा का प्रोविजन क्या है? 5,900 है ना, लिखो करंट एस्टिमेट में। आपको पिछले साल क्या लगता था? डेटर 4,500 नहीं देगा। ये देखो, आपको पिछले साल ये लगता था डेटर 4,500 नहीं देगा। बेटा इस साल आपके एस्टिमेट्स रिवाइज हुए हैं। मैं कोई बेटा नजूमी थोड़ी हूं कि मैं अगर बोलूंगा 4,500 तो डेटर 4,500 ही लेकर भागेगा। ऑब्वियसली एस्टिमेटेड एक्सपेंस है प्रोविजन। मेरे एस्टिमेट गलत, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू चेक कि मैंने प्रोविजनिंग सही की है, मैं हर साल अपने करंट एस्टिमेट के प्रोविजन को प्रीवियस एस्टिमेट से कंपेयर करता हूं टू चेक कि कहीं मैंने ज्यादा प्रोविजन या कम प्रोविजन तो बुक नहीं किया। तो बेटा 2011 में जब मैं आया, मुझे ये लगा कि डेटर 5,900 नहीं देगा, जबकि आपने पिछले साल क्या रियलाइज किया था? कितने साल रिकॉग्नाइज किया था पिछले साल? पिछले साल आपने ये सोचा था 4,500 का प्रोविजन या 4,500 का पैसा डेटर लेकर भाग जाएगा। तो बेटा इस दफा मेरा प्रोविजन क्या हुआ है दोस्त? इंक्रीज हुआ है 1,400 से। अब मैं आपके लिए की बनाता हूं, यहां देखिएगा। की क्या है बेटा? की ये है दोस्त, की है इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस, और डिक्रीज इन प्रोविजन होता है तो इनकम होती है। मुझे अगर ये बोल रहा है व्हाट अमाउंट इज टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट, हमेशा याद रखिएगा इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज जाता है। क्यों सर? बेटा आप इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर की बनाते हो। फॉर द ईयर मतलब इस साल का प्रोविजन। आप तो पहले ही पिछले साल 4,500 ले गए हो, तो इस साल मैं सिर्फ एडिशनल लेकर जाऊंगा 1,400। इंक्रीज इन प्रोविजन इज एन एक्सपेंस। तो बेटा इंक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री क्या बनेगी? ये सुन लो, यहां लिखता हूं। इंक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री क्या बनेगी बेटा? इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट होता है।
इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। कितने से दोस्त? इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। कितने से बेटा? सर आपका इंक्रीज कितने से हुआ है? प्रोविजन 1400 से। आपके इनकम स्टेटमेंट में इस दफा 1400 जाएगा। हमेशा याद रखना इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज जाता है क्योंकि वो फॉर द ईयर बनती है। फॉर द ईयर जब बनेगी बेटा तो इंक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है। तो अगर वो बोलता है व्हाट अमाउंट इज टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट तो आप लिखोगे 1400, इंक्रीज या डिक्रीज। अच्छा सर अगर वो आपको बोले व्हाट अमाउंट इज टू बी रिकॉर्डेड इन एसओएफपी, याद रखिएगा करंट एस्टिमेट यानी इस साल का जो प्रोविजन कैलकुलेटर से आपने परसेंटेज लगा के निकाला है ये एसओएफपी में जाता है। एसओएफपी बनती है एज एट। एज एट का मतलब आज तक आपको क्या लग रहा है कि डेटर कितने पैसे लेके भागेगा? तो मुझे क्या लग रहा है सर, मेरा डेटर 5900 लेकर भागेगा। क्या ये क्लियर है दोस्त? बेटा 2010 में आपको क्या लगता था कितना प्रोविजन होगा? 2010 में आपको लगता था 4500 प्रोविजन होगा। ये रहा 4500 यहां लिख दिया। जैसे ही मैं 2011 पे आया अब प्रोविजन कितना हो गया है बेटा? 5900। आपको 4500 से 5900 पे जाना है। प्रोविजन इंक्रीज होगा या डिक्रीज? खुद बताओ। इंक्रीज होगा बेटा कितने से? 1400 से। तो अगर यूं समझ नहीं आ रहा बेटा टाइमलाइन के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि 2010 पे जब मैं खड़ा हुआ हूं प्रोविजन 4500 है। जैसे ही मैं अगले साल जाऊंगा मेरा प्रोविजन का एस्टिमेट 5900 हो जाएगा। तो 4500 तो ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्ड कर चुका हूं। 5900 तक पहुंचने के लिए 1400 का और एक्सपेंस बुक करूंगा। तो आज हमने ये दो बातें सीखी बेटा। जब भी आपका एग्जामिनर एमसीक्यू में अगर बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट तो आप डायरेक्ट ये 5900 नहीं लेकर जाओगे। आप इस 5900 को 4500 से कंपेयर करोगे और 1400 इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ जाएगा। जबकि एसओएफपी में हमेशा पूरा प्रोविजन आज तक का टू डेट प्रोविजन रिकॉर्ड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में हमेशा फॉर द ईयर प्रोविजन जाता है और एसओएफपी में पूरा आज तक टू डेट जितनी प्रोविजन की वैल्यू है वो सब जाएगी। अब 2 मिनट रुक जाएं तो मैं आपको अच्छा एग्जाम में इंक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री बनवाएगा बेटा। बोलेगा प्रोविजन इंक्रीज हुआ है बताओ क्या एंट्री बनेगी? तो आप सीधा ठक इस पे टिक करोगे इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अब 2 मिनट रुक जाए जरा ये बोर्ड साफ हो जाए फिर मैं तीसरा साल भी करवाता हूं क्योंकि वो डिक्रीज वाला केस है। तो डिक्रीज की एंट्री क्या बनती है वो बताता हूं आपको अभी। अब बेटा देखो डिक्रीज का सिनेरियो समझोगे तो ज्यादा आसान होगा। एग्जाम में खाली इंक्रीज थोड़ी आ सकता है, डिक्रीज इन प्रोविजन भी कभी निकालने के लिए बोल सकता है, कभी डिक्रीज का सिनेरियो भी आएगा, उसकी एंट्री भी देख लो बेटा। अब मैं 2012 का काम करने जा रहा हूं बेटा, ये सुनना। 2012 में ग्रॉस डेटर्स कितने हैं दोस्त? चेक करो 90,000 दिख रहा है बेटा आप लोगों को। उसमें से बेड डेट्स कितना है दोस्त? 4000 माइनस करें कितना आ रहा है? नेट रिसीवेबल्स, नेट डेटर्स आ रहा है बेटा 86,000। लगाओ बेटा इस पे प्रोविजन का रेट 5%। बताओ कितना आ रहा है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स? 4300। बेटा बहुत गौर से सुनना। पहले रिकवरेबल अमाउंट बता दो फिर बात करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है दोस्त? 81,700। अब सुनना बेटा, बेटा देखो अगर तो आपको बोले व्हाट इज द वैल्यू टू बी रिकॉर्डेड इन एसओएफपी तो प्रोविजन एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट ये आंसर होगा आपका, डायरेक्ट ये एसओएफपी का आंसर है। चेक कर लो हर जगह करंट एस्टिमेट में भी तो यही वैल्यू उठा के कॉपी पेस्ट की है। ये प्रोविजन एडजस्टमेंट की लंबी वर्किंग करोगे कब? जब वो ये बोले What is the amount of provision to be recorded in income statement? तब ये प्रोविजन एडजस्टमेंट करंट एस्टिमेट को प्रीवियस एस्टिमेट से कंपेयर करोगे। अगर तो एसओएफपी डायरेक्ट बोल रहा है सीधा इसको टिक लगाना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब आओ जरा प्रोविजन एडजस्टमेंट करते हैं। क्या पढ़ा था प्रोविजन एडजस्टमेंट? करंट एस्टिमेट को कंपेयर करूंगा प्रीवियस एस्टिमेट से। हाँ भाई इस दफा का प्रोविजन कितना है? सर इस दफा का प्रोविजन ये रहा 4300। इस साल आपको लगता है डेटर 4300 रुपीज या डॉलर लेकर भाग जाएगा।
पिछले साल आपको क्या लगता था? पिछले साल आपको लगता था शायद डेटर 5,900 ना दे। इस दफा आपकी एस्टिमेट रिवाइज हुई और आपने बोला नहीं नहीं यार, इस दफा का डेटर शरीफ है, कम पैसे खाएगा, तो 4300 आपको इस दफा लग रहा है। पिछले साल तक आप 5900 का प्रोविजन अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके हो। बता दो बेटा, इस दफा प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? जल्दी बताएं। डिक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है। डिक्रीज इन प्रोविजन बेटा इनकम होता है, ये रहा, ये देख लें, इनकम होता है डिक्रीज इन प्रोविजन। सर बता दें कितने से डिक्रीज है? 1600 से। सर डिक्रीज इन प्रोविजन इज इनकम। अब बेटा सुन लो, वो बच्चे जो पूछ रहे थे सर एसओएफपी की क्या एंट्री बनेगी, बेटा ये एक ही एंट्री है। अरवा शायद आप पूछ रही थी, बेटा ये एक ही एंट्री है जो इनकम स्टेटमेंट को भी अफेक्ट करी है, एसओएफपी को भी। ये चीज इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट करती है, ये प्रोविजन एसओएफपी में जाता है बेटा। याद है ना, जब हम एसओएफपी बनाते थे हम डेटर्स में से लेस करते थे प्रोविजन, तो ये वाला अफेक्ट जा रहा है बेटा एसओएफपी में, ये वाला। और पिछला प्रीवियस एस्टिमेट 5900 एसओएफपी से माइनस होगा, रिफ्लेक्ट सिर्फ 1400 कर रहा हूं इस दफा, क्योंकि पहले ही 4500 रिफ्लेक्ट कर चुका हूं। अरवा क्लियर है? अब आए बेटा, अब एंट्री सीखते हैं। सर इंक्रीज इन प्रोविजन के केस में एंट्री क्या बनाई थी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट। सर आपने क्यों इनकम स्टेटमेंट को डेबिट किया? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है बेटा, तो डेबिट होता है। सर अब डिक्रीज इन प्रोविजन है, कुछ भी नहीं करना, एंट्री को रिवर्स करना है, प्रोविजन अब होगा डेबिट बेटा, इनकम स्टेटमेंट अब होगा क्रेडिट। कितने से दोस्त? 1600 से। इनकम स्टेटमेंट को आपने क्यों क्रेडिट किया? सर इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ती है, क्रेडिट होता है। क्या ये क्लियर है सर? तो बेटा सुन लो, अभी सुन लो, इस चैप्टर पे एमसीक्यूज कैसे एग्जामिनर टेस्ट करेगा। पहली आपको पता होनी चाहिए बेड डेट्स की एंट्री, बेड डेट्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। दूसरी आपको एंट्री पता होनी चाहिए इंक्रीज इन प्रोविजन की, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। तीसरी एंट्री आपको पता होनी चाहिए डिक्रीज इन प्रोविजन की, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। चौथा आपको यह पता होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में प्रोविजन की कौन सी वैल्यू जाएगी। तो इनकम स्टेटमेंट में प्रोविजन की वैल्यू जाएगी इंक्रीज या डिक्रीज, प्रोविजन एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो जाएगी। और एसओएफपी में जाएगी बेटा करंट एस्टिमेट, या ये जो प्रोविजन आपने निकाला है 4300 ये जाएगा। क्या ये क्लियर है सर? पूरा चैप्टर देखो फिंगर टिप्स पे आ जाना चाहिए आपके, इस तरह जिस तरह मैंने आपको अभी बताया। सर अगर अभी भी किसी को ये समझ नहीं आया कि मैं किस तरह इनकम स्टेटमेंट में कैसे ये 1400 आ रहा है पहले साल, कैसे ये 1600 आ रहा है दूसरे साल, मैं टाइमलाइन अभी बनाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। मैं इस तरह टाइमलाइन में आपको समझाता हूं। देखें 2010 में बेटा प्रोविजन कितना निकाला था अभी हमने थोड़ी देर पहले? 4500 का बेटा। अगर किसी को यूं समझ नहीं आ रहा आराम से यूं समझ आ जाएगा। 2011 में आपने कितना प्रोविजन निकाला है बेटा? रेट की बात कर रहा हूं, रेट से कितना निकाला है 2011 में? ये रहा 5900, ये देख लें। 2012 में आपने कितना प्रोविजन निकाला है दोस्त? 2012 में आपने निकाला है 4300। अब आपको सिर्फ ये सोचना है हाउ मच प्रोविजन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो आओ 2011 में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कैसे डिसाइड करूंगा? 4500 से मुझे 5900 पे जाना है, 4500 से 5900 पे जाना है। प्रोविजन बढ़ा है, इंक्रीज इन प्रोविजन कितने से सर? 1400। यहां पे आओ, 2011 से अब 12 पे जा रहा हूं बेटा, 5900 से प्रोविजन हो गया 4300। सर प्रोविजन कम हो रहा है, डिक्रीज इन प्रोविजन कितने से दोस्त? कितना निकाला था अभी? 1600। बेटा इस टाइमलाइन से तो अब पूरा क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इंक्रीज क्या कैसे निकलता है, डिक्रीज कैसे निकलता है। क्या ये क्लियर है दोस्त? अब बेटा एक चीज सुन लो, एक चीज, एग्जामिनर तो एग्जामिनर है बेटा, इतना मजे से खेलता है ना। अभी तो हमने सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज बोला ना, एक एमसीक्यू वो ऐसा भी सेट किया है उसने, बोलेगा बताओ 2011 में टोटल एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा इन इनकम स्टेटमेंट। टोटल एक्सपेंस की बात की है, ये नहीं बोला प्रोविजन रिकॉर्ड करो, बोला टोटल एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा इनकम स्टेटमेंट में। तो 2011 में आओ बेटा, सबसे पहले बेड डेट से, ये भी तो एक्सपेंस है ना, एक्चुअल एक्सपेंस है। दूसरा इंक्रीज इन प्रोविजन है, तो अब आपको दोनों को ऐड करके बताना पड़ेगा। एक तो एक्सपेंस 7000 की वजह से हुआ है, दूसरा एक्सपेंस 1400 की वजह से हुआ है, यानी टोटल एक्सपेंस
जो पूरे बेड डेट्स और प्रोविजन को रिलेट करके आएगा वो होगा 8400। तो एग्जाम में आंखें खोल के बेटा एमसीक्यू पढ़ना, ये चेक करना उसने खाली प्रोविजन का इफेक्ट पूछा है या बेड डेट्स और प्रोविजन टोटल एक्सपेंस का इफेक्ट पूछा है, ये पता होना चाहिए आपको। 2012 में अगर वो बोले यही टोटल एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट, बड़े गौर से सुनना, बेड डेट्स 2012 में ये एक्सपेंस है 4000 बेटा सर, लेकिन प्रोविजन में तो इंक्रीज नहीं है डिक्रीज है, तो माइनस करके बेटा टोटल एक्सपेंस निकालो। ये देखो 4000 माइनस 1600, यानी सर 2400 टोटल एक्सपेंस जाएगा इनकम स्टेटमेंट में बेड डेट्स और प्रोविजन दोनों को एडजस्ट करके या मिलाकर। क्या ये क्लियर हुआ दोस्त? आखिरी चीज इस चैप्टर की बेटा, फिर ये चैप्टर खत्म। बेड डेट्स रिकवर्ड बेटा, ये एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। दिस इज द मैक्सिमम यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दिस चैप्टर। मैंने आपको बता दी सारी पॉसिबिलिटीज क्या क्या आएगा बेटा इस चैप्टर में, इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आएगा बेटा। दिस इज द मैक्सिमम यू नीड टू नो। एक आखिरी कॉन्सेप्ट बेड डेट रिकवर्ड का पढ़ते हैं बेटा, जिसकी एंट्री बनाने के लिए आ जाती है कभी कभार, तो आ जाएगी तो हम कर लेंगे। बेड डेट रिकवर्ड, यकीन माने बेटा ये पेपर 2 के लिए भी कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता जितना मैंने आपको पेपर 1 के लिए पढ़ा दिया है। आ जाए बेड डेट रिकवर्ड बेटा, ये क्या है? वेयर अ बेड डेट, वेयर अ डेट, बेड डेट नहीं, वेयर अ डेट which was previously written off as bad is now recovered। सर समझ नहीं आया सर? बेटा सिंपल मतलब ये है, पहले डेटर भाग गया था, कल लास्ट क्लास में बेड डेट्स पढ़ा था, मैंने एक बंदे को सेल किए, जब पेमेंट करने का टाइम आया तो वो पैसे लेकर भाग गया, जब पेमेंट करने का टाइम आया वो पैसे लेकर भाग गया, तो मैंने एंट्री बनाई बेड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। आज बेटा 3 साल बाद वो डेटर वापस आया है और मुझे कह के गया है सर मैं कल आपके पैसे दे दूंगा। यार स्क्रीन बंद हो गई दोस्त, स्क्रीन बंद नहीं हुई, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? आप आ रही, पहले नहीं आ रही थी। दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, देखो वेयर अ डेट विच वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ बैड इज नाउ रिकवर्ड। बेटा मैंने 2010 में एक बंदे को सेल की थी, जनवरी के महीने में, पेमेंट उसको देनी थी मार्च 2010 में। मार्च 2010 में वो बैंकरप्ट हो गया, कंट्री छोड़कर भाग गया। जब कंट्री छोड़कर भाग गया मैंने बेड डेट्स की एंट्री बनाई होगी, बेड डेट डेबिट डेटर या रिसीवेबल क्रेडिट बेटा, क्योंकि साफ पता चल गया पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, कंफर्म बेड डेट हो चुका है। ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया था 2010 में। आज बेटा 2013 की जनवरी है, वो डेटर वापस आया, पहले भाग गया था, आज वापस आया, मुझसे माजरत की, सॉरी यार उस टाइम पे पैसे नहीं थे, आज मैं देखो वापस आया हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा उधार देने के लिए। मैं नेक आदमी हूं, मैंने आज तक किसी के पैसे नहीं खाए, बस वो उस वक्त पैसे नहीं थे, नीयत खराब हो गई थी, मैं भाग गया। मैं तुमसे वादा करता हूं कल तुम्हें पैसे दे दूंगा। आज वो मुझे ये आके कह रहा है कल आपको पैसे मिल जाएंगे सर। अब सुनो बेटा, कल जब वो पैसे देगा मुझे, खुद सोचो, कल जब वो पैसे देगा मुझे, मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? कैश डेबिट तो करूंगा, क्रेडिट करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। रिसीवेबल को तो क्रेडिट कर ही नहीं सकता, क्योंकि रिसीवेबल को तो पहले ही क्रेडिट कर चुका था जब बेड डेट्स की एंट्री बनाई थी, बेड डेट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। कल वो पैसे देने तो आएगा, कैश या बैंक तो डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है। अगर दोबारा रिसीवेबल्स क्रेडिट करूंगा तो रिसीवेबल तो 2 दफा क्रेडिट हो गया, ये तो गलत हो गया। इसीलिए सुन लो बेटा, बेड डेट्स जब वो आज बोल के गया है मुझे कि कल आके पैसे दे दूंगा, तो मैं आज पता है क्या करूंगा? मैं आज डेटर के बैलेंस को दोबारा भराऊंगा, मैं डेटर या रिसीवेबल को डेबिट करूंगा। और सर मैं क्रेडिट किसको करूंगा? मैं बेड डेट को क्रेडिट नहीं करूंगा, मैं बेड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करूंगा। आज पैसे नहीं मिले, आज तो सिर्फ तैयारी कर रहा हूं कि जब पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया? सिंपल कुछ भी नहीं किया, बेड डेट्स की एंट्री को रिवर्स किया है, रिसीवेबल क्रेडिट किया था, आज रिसीवेबल को दोबारा भराऊंगा। और बेड डेट्स को क्रेडिट नहीं किया, बेड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट किया है। कल बेटा वो आया, उसने मुझे पैसे दे दिए, मैंने एंट्री बनाई बेटा कैश डेबिट,
रिसीवेबल क्रेडिट। सर ये क्या बात हुई, आपने पहले रिसीवेबल बढ़ाया भी फिर क्रेडिट भी किया, फायदा क्या हुआ? बेटा अगर मैं ये पहली वाली एंट्री नहीं बनाता तो मैं सिर्फ कैश ही डेबिट कर सकता था, क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं था। क्या सस्पेंस को क्रेडिट कर देता? ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। तो जस्ट टू रिकॉर्ड दिस एंट्री मुझे डेटर को दोबारा बढ़ाना पड़ा। चले बेटा यहां देखें। सर अब अगर मैं बेड डेट रिकवर्ड का अकाउंट बनाता हूं ना तो देखिएगा आप, सर क्या पहली एंट्री बेड डेट रिकवर्ड में जाएगी? बिल्कुल जाएगी सर। बेड डेट रिकवर्ड क्रेडिट हो रहा है, बेड डेट रिकवर्ड क्रेडिट हो रहा है, ऑपोजिट नाम मैंने रिसीवेबल लिखा। सर क्या दूसरी एंट्री जाएगी बेड डेट रिकवर्ड के अकाउंट में? नहीं सर, ना कैश का अकाउंट बना रहा हूं ना रिसीवेबल का अकाउंट बना रहा हूं। अच्छा सर आप खुद सोचो, जब हमने बेड डेट रिकॉर्ड किया था तो हमने क्या पढ़ा था? सर ये हमारा एक्सपेंस है क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे। बेटा आज जब पैसे मिल गए तो अब ये मेरी इनकम हो जाएगी ना दोस्त। बेड डेट रिकवर्ड इज माय इनकम। बेड डेट रिकवर्ड क्या है? मेरी इनकम। आप लोग अगर मुझसे पूछे सर आपने ये बेड डेट रिकवर्ड क्रेडिट क्यों किया? इसीलिए किया है कि इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। अच्छा सर फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, हम जब भी ऐसा कोई टी अकाउंट बनाएं जो इनकम स्टेटमेंट का होता है तो हम उसको क्लोज भी इनकम स्टेटमेंट से करते हैं। यहां सीडी बीडी नहीं करूंगा, यहां इनकम स्टेटमेंट से क्लोज करूंगा। तो जिस तरह बेड डेट्स में ट्रांसफर की एंट्री पढ़ाई थी, यहां भी तो ट्रांसफर होगा बेटा। देखो मैंने यहां क्लोज किया, नाम सीडी नहीं लिखूंगा, नाम इनकम स्टेटमेंट लिखूंगा। तो बेटा अगर वो आपको बोले बताओ बेड डेट रिकवर्ड की ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी, तो बेटा ये देख लो ट्रांसफर की एंट्री, आप चेक करो बेड डेट रिकवर्ड डेबिट हो रहा है बेटा, डेबिट साइड पे आ रहा है ना इनकम स्टेटमेंट, यानी बेड डेट रिकवर्ड डेबिट हो रहा है और ऑपोजिट पे इनकम स्टेटमेंट नाम है बेटा, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रहा है। क्या ये क्लियर है दोस्त? जल्दी से बता दें। ये ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट या ट्रांसफर टू पीएनएल की एंट्री है। तो बेटा सुन लो इस चैप्टर का ओवरव्यू। सबसे पहले आपको बेड डेट्स की एंट्री बनानी आनी चाहिए, बेड डेट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। दूसरा आपको इंक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री पता होनी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, मैंने आपको लॉजिक से एंट्री सारी समझाई है। तीसरी आपको डिक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री बनानी आनी चाहिए, ये बनी हुई है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। चौथी आपको ये अमाउंट निकालनी आनी चाहिए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट, तो हमने पढ़ा इंक्रीज डिक्रीज निकलेगा बेटा। पांचवी आपको ये चीज पता होनी चाहिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी रिकॉर्डेड इन एसओएफपी। सिक्स बात आपको बेड डेट रिकवर्ड की ये दो एंट्रीज पता होनी चाहिए। ये 6 चीजें याद रखोगे बेड डेट्स का एमसीक्यू मुश्किल से मुश्किल हो जाएगा बेटा।